सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन और फिर आधुनिक भारत। फ्रेंड्स, आज थोड़ा सी आवाज़ में प्रॉब्लम्स आ सकती है क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं है। इसके बावजूद मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये सोचिए कि आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और इसका लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्राचीन भारत से है, जिससे प्रायः एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। थोड़ा आप आवाज़ को मैनेज कर लीजिएगा आज। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जो जाता है वो क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। इतिहास के पिता के रूप में किसे जानते हैं? तो ये हेरोडोटस है, जिनको इतिहास के पिता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सही उत्तर होगा हेरोडोटस। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी का मुख्य स्रोत किसे माना जाता है? तो धर्म ग्रंथों को माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? तो ये अथर्ववेद है। वेदों का संकलनकर्ता किसे कहा जाता है? वेद व्यास जी को कहते हैं। वेद व्यास जी द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? ये संहिता कहते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में जो ऋचाएँ है उसकी संख्या कितनी है? तो 10,462 है। और ऋग्वेद की ऋचा को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस एक वीडियो में कोशिश किया गया है कवर करने का सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को, और तबीयत ऐसा होने के बावजूद भी मैं बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप इसको देखेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, इसे आप अंत तक देखिएगा। हो सकता है बहुत सारे प्रश्न आपके बीपीएससी 69वीं में जो प्राचीन भारत से बनेंगे वो यहाँ से देखने को मिल जाए। ऋग्वेद के 3 मंडल की रचना किसने की है? तो विश्वामित्र ने की है। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद के किस मंडल से है? तो ये 3 मंडल से है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो ये 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त में कितने वर्णों का उल्लेख किया गया है? तो ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये याद रखिएगा कि पुरुष सूक्त में वर्णों का उल्लेख है। पुरुष सूक्त जो है वो 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अघन्य शब्द का संबंध किससे है? तो ये अघन्य शब्द का संबंध गाय से है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को। सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णन है ऋग्वेद में? तो ये सिंधु नदी है। कितनी देवी देवताओं का उल्लेख है ऋग्वेद में? तो 33 देवी देवताओं के उल्लेख है। ऋग्वेद में किसे सर्वमान्य और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है? तो इंद्रदेव को। इंद्र देवता की स्तुति में ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ है? तो 250 ऋचा जो है वो इंद्र देवता की स्तुति में है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन है। अग्नि देवता के लिए ऋग्वेद में कितनी ऋचा की रचना की गई है? तो 200 ऋचा। ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं को क्या कहा गया है जो आजीवन अविवाहित रहती थी? अमाजु। अस्तो मा सद्गम्य, ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। नेक्स्ट अगले पे आते हैं, अपने अगले स्लाइड्स पर। ऋग्वेद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? मैक्स मूलर ने। वेद त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद शामिल होते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद है। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा वेद है? ये आयुर्वेद है। आयुर्वेद की रचना किसने की थी? धन्वंतरी ने।
भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। अब बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। यहाँ भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 34। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उदात्र कहते हैं। कितने सूक्त है सामवेद में? तो 1810 सूक्त है। सामवेद का जो उपवेद है कौन सा है? तो गंधर्व वेद है। और कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? तो ये यजुर्वेद है। नेक्स्ट आते हैं, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं का वर्णन सर्वप्रथम नक्षत्रों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो ये यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता है उनको क्या कहा जाता है? तो अध्वर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद में मुख्यतः किस विषय का प्रतिपादन है? तो कर्म कांड के बारे में वो बताया गया है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? तो तैत्तिरीय और शतपथ। अंधविश्वासों, जादू टोना, रोग निवारण और विवाह आदि का वर्णन किस वेद से मिलता है? तो अथर्ववेद से मिलता है। अथर्ववेद की रचना किसने की थी? तो ऋषि अथर्वा ने अथर्ववेद की रचना की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अथर्ववेद की रचना ऋषि अथर्वा ने की थी। अथर्ववेद का ब्राह्मण वेद कौन सा है? तो ये गोपथ ब्राह्मण है। अथर्ववेद में कुल कितने मंत्र और पद हैं? तो 731 मंत्र और 6000 पद हैं। ऋग्वेद में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? खील कहते हैं। स्त्री की सबसे गिरी हुई स्थिति किस संहिता से प्राप्त होती है? तो ये मैत्रेयनी संहिता से। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक जो स्मृति है वो कौन सी मानी जाती है? तो ये मनुस्मृति है। प्रश्न संख्या 50, उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी थी? 108। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें दिया गया है? पुराणों में। टोटल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो ये मौर्य वंश का उल्लेख है विष्णु पुराण में। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। उसके पहले ये आपको एक सूचना है कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लास से तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। क्लास में हम लोग इजी वे में एक्सप्लेन करते हैं, जो जटिल विषय आपके समझ में नहीं आते हैं उसको। साथ ही साथ आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर, स्टैंडर्ड बुक्स, ई नोट्स, स्पेशल कुछ क्लासेस है जिनकी ऑडियो क्लिप्स वहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। तो ये सारी चीज़ आपको मिल सकते हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं क्लास से तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके जुड़ जाना है। यही व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं। क्लासेस जो है वो इवनिंग में होती है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती है शाम 7 बजे से। लगभग 1000 घंटे का क्लासेस आपको मिलेगा, और इसमें प्रत्येक विषय को डिटेल्स में समझने का आपको मौका मिलेगा। इसके साथ साथ आप जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ है आप उसे यहाँ से अच्छे तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंध्र सतवाहन वंश के बारे में जानकारी किस पुराण से मिलती है? तो ये मत्स्य पुराण से। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का। शुंग वंश का मानक ग्रंथ किसे माना जाता है? मनुस्मृति को। वेदों के अर्थ समझने और सही उच्चारण के लिए किसकी रचना की गई? तो ये वेदांत है। कुल वेदांगों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष। वैदिक कालखंडों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल, ये 2 खंडों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का माना जाता है।
उत्तर वैदिक काल का प्रमाणिक कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में किन दो प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई थी? तो रामायण और महाभारत है। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, वहीं महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी ने की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई वस्तु कितना पुराना है इसका पता किस विधि से लगाया जाता है? कार्बन 14 से। मनुष्य के विकास की क्रमबद्ध व्याख्या का श्रेय किसे दिया जाता है? चार्ल्स डार्विन को। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो चार्ल्स डार्विन थे। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो वो होमो सेपियंस है, यानी एक ज्ञानी मानव है। मनुष्य में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो ये तांबा था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, इसको हम लोग ताम्र युग के दौरान पढ़ते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस औजार का निर्माण किया? तो ये औजार था कुल्हाड़ी। मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन सा था? तो ये कुत्ता। मनुष्य ने आग के आविष्कार किस काल में किया? तो पूरा पाषाण काल में। भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, 1863 ईस्वी में इन्होंने की थी। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन के लिए हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जहां हम लोग भटक जाते हैं, वो होता है सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी का नहीं होना। आप हमारे क्लास के दौरान किसी भी एक आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो सिलेबस को ट्रैक करता हो, जैसे कि यूपीएससी ट्रैकर है, आईएएस ट्रैकर है। आप वहाँ से ट्रैक करते हुए सिलेबस की थॉरोली पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिलहाल आगे आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। आग का आविष्कार और पहिए का आविष्कार एक कई बार पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में। सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। सबसे पहले जो औजार का निर्माण किया गया था वो कुल्हाड़ी था। भारत की प्रथम ज्ञात सभ्यता कौन सी है? तो यह हड़प्पा सभ्यता है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में, और इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल कौन सा है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है। मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी ने। और नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिला है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो नामक स्थान किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? ये हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी। सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये पुरातात्विक उत्खनन से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, सिंध, बलूचिस्तान तक फैली है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से। सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा है भारत के किस राज्य में है? ये राजस्थान में है। कालीबंगा का क्या अर्थ होता है? काली चूड़ियाँ होता है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है।
हड़प्पा काल के मुहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो ये सिलखड़ी था। सिलखड़ी का उपयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के समय घरों का निर्माण किससे किया जाता था? तो ईंट के घर होते थे। हड़प्पावासी किसका अधिक उत्पादन करते थे? तो ये कपास का बहुत ज़्यादा उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था यानी कि पतन नगर, वो कौन सा था? तो लूथल और सुरकोटदा जो है वो सिंधु घाटी का बंदरगाह का स्थल था। डोक यार्ड यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए? तो लोथल से। लोथल है गुजरात में। चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो ये भी लोथल से मिले हैं जो कि गुजरात में है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल कौन सा है जहां मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था? तो ये लोथल है। गुजरात का लोथल है जो मकानों का दरवाजा मुख्य सड़क पर खुलता था। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो ये गुजरात में। किस स्थान से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लकड़ी के अन्नागार लोथल से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किन स्थलों से अग्निकुंड मिले हैं? तो लोथल और कालीबंगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो ये लाल रंग का प्रयोग हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा है? तो ये मांडा जम्मू कश्मीर का है। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो आलमगीर है जो कि उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी केंद्र कहाँ है? तो मकराना में है जो कि बलूचिस्तान में है। माप तौल के लिए पैमाने की खोज किस स्थान पर शुरू हुई है? तो ये लोथल में जो कि गुजरात में है। तो यहाँ पर माप तौल के पैमाने की खोज हुई है लोथल यानी गुजरात में। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? 4 वर्ग थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंध का भाग यानी नखलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? मोहनजोदाड़ो को। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो कैसा है, तो आप उसको जब ज्वाइंट करेंगे तो एक त्रिभुजाकार मिलता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ये आद्य शिव। सिंधु सभ्यता में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का हुआ है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो सतलुज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस स्थान से चलता है? तो धौलावीरा से चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत किसे मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार को माना जाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ये लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित युगल समाधान के प्रमाण किस स्थान से मिले हैं? लोथल से। कपास का उत्पादन सबसे पहले किसने किया था? तो ये हड़प्पा वासियों ने किया था। ग्रीक या यूनान के लोग कपास को किस नाम से पुकारते थे? तो सिंडन नाम से पुकारते थे। तांबे का रथ जो कि हड़प्पा काल से संबंधित है कहाँ मिला है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र में तांबे का रथ मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर से किन जानवरों का अंकन किया हुआ मुहर मिला है? बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरन।
किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से हुई है। मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये चंद्रहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। चंद्रहुदड़ो नामक स्थान वर्तमान में किस देश में है? तो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी है, हरियाणा। राखी गढ़ी नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सिंधु सभ्यता के समय टीन और तांबा इसका आयात किन देशों से किया जाता था? तो अफगानिस्तान और ईरान से इसका आयात किया जाता था। नेक्स्ट आते हैं, आग में पकी हुई ईंट को क्या कहते थे? तो आग में पकी हुई ईंट को टेराकोटा कहा जाता था। लोथल नामक स्थल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल नामक स्थल जो है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विशाल स्नानागार ये कहाँ पर स्थित था? तो ये मोहनजोदाड़ो में स्थित है। जौ की खेती के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो बनावली, हरियाणा से। बनावली किस नदी के तट पर है? तो घग्गर नदी के तट पर है बनावली। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान आलमगीरपुर ये किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो हिंडन नदी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस स्थान से मिलते हैं? बिहारगढ़ से। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल लोथल, रंगपुर और धौलावीरा ये किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किनकी उपासना करते थे? तो ये पशुपति की उपासना करते थे। शीशे का आयात किस देश से किया जाता था? तो ईरान से। सिंधु सभ्यता के लोगों में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली थी। सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान कितने प्रकार के मिले हैं? 3 प्रकार के। किस युगीन सभ्यता थी ये? तो कांस्य युगीन। और सिंधु घाटी में लोग किसमें विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में। एशिया का प्रकाश पुंज किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को। किस धर्म की स्थापना की थी इन्होंने? तो इन्होंने स्थापना की थी बौद्ध धर्म की। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। उनके माता पिता कौन थे? तो माता महामाया और पिता सुधोधन थे। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का 16 वर्ष की आयु में किससे विवाह करवाया गया था? तो यशोधरा से, जो कि पुत्र राहुल थे जिनके। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु में सैर कर रहे थे तो कितने दृश्यों को देखा था? 4 दृश्य इन्होंने देखा था। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, एक 100 और एक सन्यासी, ये 4 दृश्य इन्होंने देखा था। नेक्स्ट आते हैं हम इसके आगे। महात्मा बुद्ध ने संसारिक समस्याओं से व्यथित होकर कितने वर्ष की आयु में घर का त्याग कर दिया था? तो ये 29 वर्ष की आयु में। बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? ये महाविनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? तो ये अलार कलाम थे। सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किनसे प्राप्त की? तो अलार कलाम से, जो इनके पहले गुरु थे। इन्होंने इन्हें सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले स्लाइड्स पे चलते हैं हम लोग।
6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये 35 वर्ष की आयु में। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है किस नाम से जाना जाता है? तो शंबोधि के नाम से। वैशाख पूर्णिमा की रात को सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे और पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। जिस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? बोधगया, बिहार। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जो उत्तर प्रदेश में है। प्रथम उपदेश की घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। बुद्ध ने अपने सबसे अधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो कंथक नाम था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा, उत्तर प्रदेश में हुई थी। महात्मा बुद्ध के शरीर त्यागने को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा के प्रधान केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म के थे। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक है। संघ संबंधी नियम और दैनिक आचार विचार ये किसमें है? तो विनय पिटक में। बौद्ध धर्म के उपदेश और सिद्धांत से संबंधित संग्रह को क्या कहते हैं? तो ये सूत पिटक है। अभिधम पिटक में क्या मिलेगा? तो प्रश्नोत्तर है और दार्शनिक सिद्धांत है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न के रूप में जाने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ को। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया था उनका नाम बताना। उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें भिक्षुक कह देते हैं। गृहस्थ जीवन बिताते हुए जो बौद्ध धर्म को अपनाते थे वो उपासक कहलाते थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने को क्या कहते थे? तो उपसंपदा या प्रवज्या कहलाते थे। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महात्मा बुद्ध की मौसी थी प्रजापति गौतमी। प्रथम बौद्ध संगति किनके शासनकाल में हुई? तो अजातशत्रु के शासनकाल में, 483 ईस्वी पूर्व में। दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध संगति कब और कहाँ हुई थी? तो 255 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के समय कुंडलवन में। ये एकमात्र ऐसा है जो बिहार के बाहर हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद धर्म कितने भागों में बट गया था बौद्ध धर्म? तो 2 भागों में, जो हीनयान और महायान के नाम से जाना जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किसके द्वारा हुआ? तो बौद्ध धर्म के द्वारा धार्मिक जुलूस निकाले जाने का प्रारंभ हुआ। बौद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो मथुरा कला शैली में बौद्ध धर्म की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस शैली में बनाई गई है? तो गंधार शैली में। बुद्ध के अनुसार किस मार्ग का पालन करके निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है? तो अष्टांगिक मार्ग है।
तृष्णा के क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? उसको इन्होंने निर्वाण नाम दिया था। बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं इसमें किसका वर्णन है? तो जातक कथाओं का। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है। गौतम बुद्ध का जन्म किस चीज का प्रतीक है? तो कमल और साढ़। महात्मा बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों को जिसमें रखा गया था वो क्या है? तो वो स्तूप है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान किस विश्वविद्यालय को कहा जाता है? नालंदा को। जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभदेव को। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जो थे ये प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ किस कुल के सरदार थे? तो एक यात्रिक कुल से थे। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और महावीर की पत्नी और पुत्री का नाम क्या था? तो पत्नी यशोदा और पुत्री प्रियदर्शनी यानी अनोजा थी। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। इसके पहले फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से आपको शेयर कर दूं कि जो हमारे प्रिपरेशन के समय दिक्कतें आती हैं वो ये आती है कि टॉपिक वाइज जो है वो नहीं कराया जाता है, या फिर सिलेबस को हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं एक व्यक्ति का, या फिर कोई एक निश्चित सा नोट्स बना दिया गया और उसी के इर्द गिर्द क्लासेस घूमते रहती है। तो ऐसा ये बिल्कुल सही तरीका तो नहीं है, क्योंकि डेली अप टू डेट हो रहा है चीज़ें, तो फिर अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। सिलेबस को ट्रैक करते हुए हम कराएंगे आपके प्रिपरेशन की तैयारी। अगर आप करना चाहते हैं अपने प्रिपरेशन को मजबूत, प्रिपरेशन की तैयारी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्रिपरेशन हम कर रहे हैं लेकिन उसकी तैयारी हम लोगों ने नहीं की, कैसे सिलेबस ट्रैक करते हुए करना है। तो इसके लिए आप इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकते हैं। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में किससे अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था? तो अपने भाई नंदीवर्धन से। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद किस नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर। संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको क्या क्या नाम मिल गया? तो जीर्ण, अरहत और निर्ग्रंथ, ये 3 नाम इन्हें मिला था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? तो ये निर्ग्रंथ कहलाते थे। जैन धर्म से पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है जैन धर्म में? तो ये कैवल्य है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आगम। जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी का स्टेटमेंट था या लाइन था ये। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये प्राकृत भाषा में देते थे, जो कि अर्धमागधी है। महावीर स्वामी का पहला शिष्य जामिल, जो कि इनका दामाद था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी, नरेश दधिवहन की पुत्री। 221 नंबर प्रश्न है। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान कौन थी? तो ये चंदना थी। वही जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी चंपा दधिवाहन की पुत्री चंदना। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? तो ये अश्वसेन थे, इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। जैन धर्म से संबंधित किन तीर्थंकरों के नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, इनका वर्णन ऋग्वेद में है। महावीर के मुख्य शिष्यों को गंधर कहा जाता था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधरों में बांटा था? तो 11 गंधर थे। महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का थेरा या मुख्य उपदेशक बना? तो सुधर्मा था, जो कि गंधरों में 11वें गंधर थे।
स्वामी महावीर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी बिहार में इनकी मृत्यु हुई। प्रथम जैन संगीति का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र 322 ईसा पूर्व में। कुल 2 जैन संगति हुई थी, आप जानते हैं। द्वितीय जैन संगति कब और कहाँ हुई थी? तो ये वल्लभी में 512 ईस्वी में। अध्यक्ष थे क्षमा श्रवण। जैन धर्म कितने भागों में बटा हुआ है? तो ये 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? तो स्थूलभद्र के जो शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाते थे। ये श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले थे। भद्रबाहु के शिष्य क्या कहलाते थे? तो दिगंबर कहलाते थे, ये नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्प सूत्र की रचना करने वाले थे भद्रबाहु। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सिंह है। महावीर और महात्मा बुद्ध ने किसके शासन काल में उपदेश दिए थे? तो बिंबिसार के। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू राजस्थान में। जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। पंच महाव्रत का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से है। स्यादवाद, अनेकांतवाद और थेरावाद के सिद्धांतों का संबंध किस धर्म से है? ये जैन धर्म से है। भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? वासुदेव श्री कृष्ण भागवत धर्म के संस्थापक थे। विष्णु के 10 अवतार का वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। किस यूनानी दूत ने वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करवाया था? ये हेलियोडोर है। हिंदू धर्म में भगवान शिव के भक्तों को क्या कहा गया है? तो नयनार। भगवान विष्णु से संबंधित संत क्या कहलाए? तो अलवार कहलाए। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तिल्लियां है? तो 6 तिल्ली है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ये मछलीपुत्र घोषाल थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये हजरत मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। हजरत मोहम्मद साहब को कब और कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो मक्का के पास हीरा नामक गुफा में 610 ईस्वी में। पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा जो इस्लाम जगत में किस नाम से जाना जाता है? मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है, जो कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को हुआ था। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो एक कुरान है, जो कि 114 अध्यायों में विभाजित है। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म कितनी पंथों में विभाजित हो गया था? तो ये 2 पंथ शिया और सुन्नी में विभाजित हो गया था 632 ईस्वी में। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष कितने जनपदों में विभाजित था? 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में है? तो अंगुत्तर निकाय में है, जो कि बौद्ध ग्रंथ से है। वर्तमान पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? तो गंधार जनपद है। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो ये मगध था। तो ये याद रखिएगा, वर्तमान पाकिस्तान में है गंधार जनपद, और 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो था मगध महाजनपद। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 257, यानी अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। मगध राज्य का सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा था? तो बृहदर्थ वंश था। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने की थी 544 ईसा पूर्व में।
बिंबिसार किस धर्म को मानने वाला था? तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अपने किस राजवैद्य को महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था? तो जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने किसे अपनी राजधानी बनाई थी? तो बिंबिसार का राजधानी राजगृह था। अगले स्लाइड्स पे आते हैं। बिंबिसार ने अपने शासन काल में किस राज्य को जीता था? तो ये अंग राज्य को इन्होंने जीता था। बिंबिसार को किससे विवाह के उपरांत काशी प्रांत दहेज में प्राप्त हुआ? तो महाकोशला यानी कौशल राज की जो पुत्री थी उनसे विवाह के बाद मिला था। हर्यक वंश के किस राजा ने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की थी 492 ईसा पूर्व में। और हर्यक वंश का जो दूसरा शासक था वो कौन बना था? तो वो अजातशत्रु ही बना था। आते हैं अगले स्लाइड्स पे। अजातशत्रु को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो कुणिक नाम से जाना जाता था। अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी जो कि 483 ईसा पूर्व में हुई। अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाला था? ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और अजातशत्रु ने किस राज्य को जीत कर मगध में मिलाया था? तो ये वैशाली था। वैशाली को जीत कर इसने मगध में मिलाया था। अगले स्लाइड्स पे आते हैं। अजातशत्रु की हत्या किसने की? तो उसके पुत्र उदयन ने फिर अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 461 ईसा पूर्व में। गंगा और सोन नदी के संगम के समीप उदयन ने किस शहर की स्थापना की थी? तो पाटलिपुत्र पटना। उदयन ने किसे अपना राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था जो कि बिंबिसार इसका संस्थापक था। तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक, जबकि संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आता है। पितृहंता के नाम से मगध के किस वंश को जाना जाता है? तो हर्यक वंश को। हर्यक वंश के अंतिम शासक यानी नागदशक को किसने पद से हटाया था? तो उसके सेनापति शिशुनाग ने। शिशुनाग ने फिर कौन से वंश का स्थापना किया था? तो ये शिशुनाग वंश का स्थापना किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी बदली थी, तो पाटलिपुत्र से बदलकर राजधानी कहाँ लाया था? तो सही उत्तर होगा वैशाली। यानी शिशुनाग जब गद्दी पर बैठता है तो ये पाटलिपुत्र से राजधानी को बदलकर वैशाली लाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं अपने। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक था। कालाशोक के शासनकाल के समय कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था? तो ये द्वितीय बौद्ध संगति जो कि 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, इसका आयोजन हुआ था। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये नंदीवर्मन था। और शिशुनाग वंश का अंत करके किसने नंद वंश की स्थापना की? तो महापद्म नंद था। किस नंद शासक ने कालिंग को जीता और एकराट की उपाधि धारण की? महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये घनानंद था। कौन सा नंद शासक सिकंदर का समकालीन था? घनानंद था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब प्रारंभ किया था? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और पंजाब के किस राजा के बीच हाई डेस्पिज का युद्ध हुआ था? तो ये राजा पोरस थे। सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध हुआ था जिसको हाई डेस्पिज का युद्ध कहते हैं। किस नदी के तट पर हाई डेस्पिज का युद्ध हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था। हाई डेस्पिज युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो वितस्ता के नाम से जानते हैं। वितस्ता का युद्ध इस नाम से जानते हैं। सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? तो निर्याकस था।
नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को मारकर किसने मगध साम्राज्य में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने 322 ईस्वी पूर्व में घनानंद को हराया था और मगध साम्राज्य में मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। ये जो सर्दी की जो समस्याएं होती है, जैसे कि आँख का नहीं खुलना, फिर स्लाइड्स पे नहीं देखा जाना, इसकी वजह से थोड़ा सा ये मिसमैच आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। और मेरा पूरा प्रयास है कि मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर पाऊँ, ताकि आपके पास एक पूरा अच्छा सा कंटेंट अवेलेबल हो जाए प्राचीन इतिहास के लिए, जो आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए आपको कुछ मदद कर दे। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव रखी थी? तो ये चाणक्य की सहायता से। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य, और जिनका अपना नाम था विष्णुगुप्त। चाणक्य द्वारा किस पुस्तक को लिखा गया? तो अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो ये राजनीति से है। तो ये याद रखिएगा कि भले ही इसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये जो है इसका जो संबंध है वो राजनीति से है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया? तो इसमें इनको वृषल कुल का बताया गया है, जो कि निम्न कुल होता है। तो वृषल या निम्न कुल का बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है? चाणक्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस पुस्तक से की जाती है। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति की। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो ये पण था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को पराजित किया था। सेल्यूकस ने पराजित होने के बाद अपनी किस पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से करवाया? तो ये कार्नेलिया था। सेल्यूकस निकेटर ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को इन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है? इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी? तो ये भद्रबाहु से लिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन किसने किया है? एपियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? 298 ईसा पूर्व में श्रावण बेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विधि द्वारा प्राणों का त्याग किया था? तो इसको संलेखना विधि बोलते हैं। जैन धर्म में है ये, उपवास के द्वारा धीरे धीरे करके भोजन कम करके प्राण त्यागते हैं। उसी विधि से इन्होंने अपना प्राण त्यागा था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद कौन मौर्य वंश का अगला शासक बना? बिंदुसार थे। बिंदुसार का शासनकाल कब से कब तक था? तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक था। बिंदुसार को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो अमित्रघात या फिर शत्रु विनाशक कह सकते हैं, इस नाम से जाना जाता था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन विदेशी राजदूत आया था? तो बिंदुसार के समय डायमेकस आया था। मिस्र के शासक टॉलेमी द्वितीय ने भी बिंदुसार के दरबार में राजदूत को भेजा था, उसका नाम बताना है। तो डायनोसिस था। मौर्य प्रशासन में वन विभाग के प्रधान को क्या कहते थे? तो आटविक कहलाते थे। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था।
बिंदुसार का कौन सा पुत्र मौर्य वंश का अगला अधिकारी बना? तो यह अशोक था। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 269 ईस्वी पूर्व में बैठा था। मगध की गद्दी पर बैठने से पहले यह कहाँ का राज्यपाल था? कहाँ का राज्यपाल था अशोक? तो उज्जैन का। अभिलेखों में सम्राट अशोक को कौन सी उपाधि दी गई है? तो देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की है। पुराणों में अशोक को किस नाम से बुलाया गया है? तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया है? तो भाब्रू अभिलेख में। अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 शिलालेख है टोटल अशोक द्वारा जो स्थापित है। अशोक के शिलालेखों का पता किसने लगाया था? तो पादरेडी और फैन फेलर थे। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता प्राप्त की थी। अगर शिलालेख का पता किसने लगाया पूछे तो फिर पादरेडी फैन फेलर, और पढ़ा किसने सबसे पहले? तो ये जेम्स प्रिंसेप थे। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने किस घटना के बाद युद्ध नीति का त्याग कर दिया? तो कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वें अभिलेख में मिलता है। अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करने के बाद किस धर्म को अपनाया था? तो ये बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक को किस बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो ये उपगुप्त थे। कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी में अशोक को किस धर्म का अनुयायी बताया गया है? तो शैव धर्म का अनुयायी बताया गया है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो अशोक ने ही शुरू किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? वे श्रीलंका भेजा था। बढ़ते हम लोग अपने अगली स्लाइड्स पे। अशोक के अभिलेखों में किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक, इन 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है, पर मूलतः ब्राह्मी में ही लिखे गए हैं। सांची के स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, और यह है मध्य प्रदेश में। अशोक की मृत्यु कब हुई? 232 ईस्वी पूर्व में। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। बृहदर्थ की हत्या किसने कराई थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या की थी। मौर्य वंश का अंत कर शुंग वंश की स्थापना करने वाला शासक पुष्यमित्र शुंग है। शुंग काल में किस धर्म का उदय हो रहा है, विकास हो रहा है? तो वैष्णव धर्म का। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसमें उनके पुरोहित कौन थे? तो पतंजलि थे। महाभाष्य नामक पुस्तक की रचना पतंजलि ने की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को हराया था? तो ये मिनांडर को हराए थे। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति। देवभूति की हत्या किसने की थी? तो सेनापति वसुदेव ने। और वसुदेव ने देवभूति की हत्या करके जो नया राजवंश का स्थापना किया वो कौन सा था? तो कन्नौज राजवंश था। कन्नौज वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? तो ये सुधर्मा था। अंतिम शासक सुधर्मा की हत्या किसने की थी? तो ये सिमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो प्रतिष्ठान में, जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दक्षिणाधिपति का उपाधि धारण किया था। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो ये
संस्कृत यानी लिपि ब्राह्मी थी और भाषा संस्कृत थी। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। सातवाहनों के समय में सबसे अधिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? तो यह शीशे की बनी हुई थी। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिली है? तो यह वायु पुराण में 19 सातवाहन शासकों की चर्चा मिली है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं फ्रेंड्स। 357 ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? तो सातवाहनों ने किया था। किस सातवाहन वंश के राजा का नाम सांची स्तूप के प्रवेश द्वार पर अंकित है? तो सातकर्णी प्रथम था। अमरावती शैली किन शासकों की देन है? तो सातवाहन के। सातवाहन वंश के समय की सामाजिक प्रणाली कैसी थी? तो मातृशतात्मक थी। मातृशतात्मक थी। अब आगे बढ़ते। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये विजय था। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त प्रथम को। गुप्त वंश के जो प्रथम प्रसिद्ध शासक बने जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। गुप्त संवत की शुरुआत किस गुप्त शासक ने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीस में। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके चंद्रगुप्त प्रथम ने किस राज्य को प्राप्त किया था? तो वैशाली को प्राप्त किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका कौन सा पुत्र राज सिंहासन पर बैठा? तो ये समुद्रगुप्त थे। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। गुप्त संवत समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये विलियम ए स्मिथ ने कहा था। आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराने के बाद समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा जाने लगा? तो नेपोलियन के नाम से। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया है? समुद्रगुप्त को। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक भी समुद्रगुप्त ही था। समुद्रगुप्त किस भगवान के उपासक थे? तो विष्णु भगवान के। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? ये हरिसेन थे। इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक भी हरिसेन थे। गुप्त काल की राज दरबारी भाषा संस्कृत थी। और समुद्रगुप्त के बाद कौन सा शासक राजगद्दी पर बैठा था? तो ये याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय थे, जो 380 ईस्वी में समुद्रगुप्त के बाद शासक पर बैठे थे। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय भारत आए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे 405 ईस्वी में। शकों पर विजय के उपलक्ष्य पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस धातु के सिक्के चलाए थे? तो चांदी के सिक्के को जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक भी चंद्रगुप्त द्वितीय ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों का उन्मूलन करने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। दिल्ली में स्थित महरौली स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही कराया था। किस गुप्त शासक के काल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल कहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय। किस गुप्त शासक के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिन्हें नवरत्न कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। कालिदास और धन्वंतरी किस गुप्त शासक के दरबार के नवरत्न में शामिल थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो उत्तराधिकारी थे वे कुमारगुप्त प्रथम थे। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो एक कुमारगुप्त प्रथम ही थे। बढ़ते हैं आगे अपने अगले स्लाइड्स पे। मयूर आकृति की रजत मुद्रा किसने चलाई थी? कुमारगुप्त प्रथम ने।
कुमारगुप्त प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? वैष्णव धर्म का। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना? तो स्कंदगुप्त। और किस शासक के समय हुणों ने भारत पर सबसे अधिक बार आक्रमण किया था? तो स्कंदगुप्त के समय। हुणों को पराजित करने के बाद स्कंदगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की। किस गुप्त शासक ने गिरनार पहाड़ पर स्थित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? स्कंदगुप्त थे। अंतिम गुप्त शासक कौन थे? तो ये भानुगुप्त थे। किस महान खगोल वैज्ञानिक और गणितज्ञ का संबंध गुप्त काल से है? तो ये आर्यभट्ट का। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस वंश के काल में जारी किए गए? तो गुप्त काल में। भीतरी स्तंभलेख का संबंध किस गुप्त शासक से है? तो स्कंदगुप्त से है। विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र और हितोपदेश की रचना किस काल में हुई? तो ये गुप्त काल में हुई थी। सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो ये गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। प्रथम भारतीय रचना कौन सी है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ? तो अभिज्ञान शकुंतलम है। गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? दिनार कहलाता था। गुप्त वंश के पतन के बाद कौन सा वंश शक्तिशाली था? तो पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो यह हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन कब राजगद्दी पर बैठा था? 606 ईस्वी में। पुष्य भूति वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे कहा जाता है? प्रभाकर वर्मन को। प्रभाकर वर्मन की कितनी संतानें थी? तो 2 पुत्र, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और 1 पुत्री राज्यश्री। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड्स में। हम लोगों ने 400 प्लस क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। 500 क्वेश्चंस हम लोग इस कड़ी में सोल्व करेंगे और इस 500 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत आया था? तो यह ह्वेनसांग था। हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। ग्रह वर्मा की हत्या कर राज्यश्री को किसने बंदी बनाया था? तो मालवा के शासक देवगुप्त ने। हर्षवर्धन ने किस शासक को हराकर कनौज पर अधिकार कर लिया और उसे अपना राजधानी बनाया? तो शशांक ने। शशांक को हराकर हर्षवर्धन ने कनौज पर अधिकार किया था। हर्षवर्धन को किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय थे। हर्षवर्धन के दरबारी कौन थे? तो बाणभट्ट थे। और हर्षचरित की रचना किसने की थी? तो यह बाणभट्ट ही थे जिन्होंने हर्षचरित की रचना की थी। 500 प्लस क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस स्लाइड्स में और पूरे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स बनते हैं आपके प्राचीन भारत से उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। नागनंद, रत्नावती और प्रियदर्शिका नामक नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की थी। द्वितीय अशोक के नाम से भी हर्षवर्धन प्रसिद्ध थे। प्रयाग के संगम पर कुंभ के मेला का प्रारंभ भी हर्षवर्धन ने ही शुरू किया था। हर्षवर्धन खुद किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के थे। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के किस शाखा को राज्य आश्रय प्रदान किया था? तो ये महायान शाखा को इन्होंने राज्य का आश्रय प्रदान किया था। अगले प्रश्न पे आते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य में प्रांतीय शासक को क्या कहते थे? तो लोकपाल कहलाते थे। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किस हिंद यूनानी शासकों ने किया था? तो ये बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस थे।
हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक कौन था? तो सबसे प्रसिद्ध कहे या विख्यात कहे तो यह मिनांडर था। मिनांडर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे ली थी? तो यह नागार्जुन से लिया था, जिसको नागसेन के नाम से भी जाना जाता है। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के समय के साथ मिनांडर के संवाद को किस पुस्तक में वर्णन किया गया? तो मिलिंद पन्हों में है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये हिंद यूनानी थे। भारत में पर्दा प्रथा किसकी देन है? हिंद यूनानियों के। हिंद यूनानी शासकों के अन्य क्या नाम है? तो यवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में पर्दा प्रथा हिंद यूनानियों की देन है। सो हिंद यूनानी शासकों के अन्य नाम यवन थे, और हिंद यूनानियों के बाद जो भारत में आए वे शक थे, यानी कि सीथियन। शक मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो शक जो है वो मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। प्रथम शक राजा कौन थे? तो मोया थे। शकों का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो रुद्रदामन। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा का अभिलेख, लंबा अभिलेख घृणाट अभिलेख में है, इसे किसने जारी किया था? तो ये शक राजा रुद्रदामन प्रथम ही था। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शक को पराजित करके कौन सी संवत प्रारंभ की थी? तो ये विक्रम संवत प्रारंभ किए थे, जो 58 ईसा पूर्व से शुरू होती है। आगे आते हैं। भारत में शक शासक क्या कहलाते थे? तो क्षत्रप कहलाते थे। पार्थियन मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये ईरान के थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध पार्थियन शासक कौन थे? तो ये गोंदो फर्निस थे। पार्थियन राजा गोंदो फर्निस के शासनकाल में के समय ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कौन भारत आया था? तो संत टॉमस आए थे। भारत में पार्थियनों के बाद कौन भारत में आए? तो ये कुषाण थे। कुषाण चीन के गोबी प्रदेश के किस जाति से जुड़े हुए थे? तो ये यूची और तोखड़ी जाति से जुड़े हुए थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुजुल कन्फ्यूशस था। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन हुआ? तो कनिष्क था। कनिष्क ने 78 ईस्वी पूर्व में किस संवत को आरंभ किया था? तो शक संवत को, 78 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया था, वो शक संवत था। कनिष्क ने राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाई? पुरुषपुर, जो कि पेशावर है, और दूसरा राजधानी मथुरा को। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक थे, जो आयुर्वेद के विख्यात विद्वान थे। कनिष्क के राजकवि कौन थे? तो ये अश्वघोष थे। बौद्धों की रामायण बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। बौद्ध धर्म की कौन सी संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की। बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभास सूत्र की रचना किसने की थी? तो ये वसुमित्र थे। अब तो फ्रेंड देखना भी मुश्किल हो रहा है स्क्रीन पे। भारत का आइंस्टाइन किसको कहते हैं? तो ये नागार्जुन को कहते हैं। इन्होंने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना की थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वसुदेव। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में। राष्ट्रकूट वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो ये कृष्ण प्रथम था। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? कृष्ण प्रथम थे, जो कि राष्ट्रकूट शासक थे। एलोरा और एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तैलव द्वितीय ने की थी। राजधानी मन्यखेत्र रखा था। वातापी के चालुक्य वंशों की स्थापना किसने की थी? तो ये जयसिंह थे। आगे बढ़ते अपने अगले स्लाइड्स पे। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था? तो इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराने के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। वेगी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? विष्णुवर्धन थे। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना किसने की थी? तो भीलम पंचम थे।
यादव वंश के किस शासक को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी? रामचंद्र। दक्षिण भारत के पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु ने। पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांची थी। पल्लव वंश का सबसे यशस्वी शासक कौन हुआ? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म मंदिर जिसमें रथों की संख्या 7 है का निर्माण किसने किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। आते अपने अगले स्लाइड्स पे। दस कुमार चरित्र के लेखक दंडी किस पल्लव शासक के दरबार में रहते थे? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में थे। चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजयालय ने, और इन्होंने राजधानी तंजावुर रखी थी। किस चोल शासक ने श्रीलंका के विजित प्रदेश को चोल साम्राज्य में मिलाया था? तो राजेंद्र प्रथम थे। पंचायती राज का सिद्धांत किनकी देन है? चोल वंशों की देन है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन थे? कन्नड़ के त्रिरत्न थे पंपा, पुन्न, रन्ना। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल थे 750 ईस्वी में। पाल वंश के सबसे महान शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इन्होंने विक्रमशिला की स्थापना की थी। बंगाल के सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सामंत सेन थे जिन्होंने बंगाल में सेन वंश की स्थापना की। गीत गोविंद के जो रचनाकार थे जयदेव, किसके शासन किस सेन शासक के दरबार में रहते थे? तो लक्ष्मण सेन के, जो कि बंगाल के अंतिम हिंदू शासक भी थे। कश्मीर के लोहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये संग्राम राज थे जिन्होंने लोहार वंश की स्थापना की थी। लोहार वंश के प्रसिद्ध शासक हर्ष का दरबारी कवि कौन था? तो एक कल्हड़ था। कल्हड़ ने कश्मीर के इतिहास पर कौन सी रचना की है? तो राजतरंगिणी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये मालवा का शासक है नागभट्ट प्रथम, इसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन थे? तो मिहिर भोज प्रथम थे। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल के समय बगदाद के किस यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो ये अलमशुदी थे, अल मसूदी। गढ़वाल वंश की स्थापना किसने और कब की? तो चंद्रदेव ने 1085 ईस्वी में की। पृथ्वीराज चौहान के गढ़वाल वंश के किस शासक की पुत्री का अपहरण किया था? तो जयचंद्र के पुत्र संयोगिता का। जयचंद्र और मोहम्मद गोरी सॉरी फ्रेंड्स, आते आगे। चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? तो वसुदेव ने की थी, राजधानी थी अहिछत्र। चौहान वंश के सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? तो ये चंद्रवर दाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की थी। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय ने किसको हराया था? मोहम्मद गोरी को हराया था। 2 युद्ध हुआ था तराइन का, प्रथम और दूसरा 1191 और 1192 में। तो प्रथम में पृथ्वीराज तृतीय ने मोहम्मद गोरी को हराया। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसको हराया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को हराया 1192 में। चंदेल वंश की स्थापना कब और किसने की? तो नन्हुक ने 831 ईस्वी में। चंदेल वंश के सबसे यशस्वी शासक यशोवर्मन ने खजुराहो के किस मंदिर का निर्माण किया था? तो विष्णु मंदिर का, जो चतुर्भुज मंदिर है। चंदेल वंश का एकमात्र भारतीय राजा कौन था जिसने महमूद गजनवी का डटकर प्रतिरोध किया था? तो विद्याधर थे, क्योंकि चंदेल वंश के राजा थे, उन्होंने महमूद गजनवी का डटकर विरोध किया था। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। चंदेल शासक राजा धंग ने खजुराहो में किन प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो केंद्रीय महादेव मंदिर, कद्दार जो होगा यहाँ पे सही, विश्वनाथ मंदिर और वैद्यनाथ। परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो युपेंद्र राज थे। परमार वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे? तो राजा भोज थे। सिसोदिया वंश के शासक राणा कुंभा ने जीत के उपलक्ष्य में किसका निर्माण करवाया था? चित्तौड़ में विजय स्तंभ का।
खटोली का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच। सिसोदिया वंश के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध था 1576 ईस्वी में। सोलंकी वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये मूलराज प्रथम थे। और सोलंकी वंश के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वे कौन थे? तो ये भीम प्रथम थे। सोलंकी वंश के किस राजा के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ शिव जी के मंदिर पर आक्रमण किया था? तो भीम प्रथम के समय। और प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। हमारा 500वां क्वेश्चन है। दिलवाड़ा मंदिर जो है राजस्थान में, ये 5 मंदिरों का समूह है जो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। यह एक जैन मंदिर है। निर्माता थे वास्तुपाल और तेजपाल, ये 2 भाई थे जिन्होंने प्रसिद्ध दिलवारा मंदिर को बनाया है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी परेशानी के बाद अंततः हम लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट किया। परेशानी इन द सेंस वही जो तबीयत को लेकर के थी, थोड़ी आवाज़ को लेकर के थोड़ी समस्या रही होगी, इसके लिए सॉरी है। लेकिन मुझे इस बात के लिए अच्छा फील हो रहा है कि हम लोगों ने 500 क्वेश्चन कंप्लीट किए और ये 500 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल आज के लिए यही है। हम लोग ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए फिर मिलेंगे जल्द ही। तब तक के लिए आप अपने प्रिपरेशन को सेलिब्रेट करें। थैंक यू।